हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रियंका आपकी मेंटर स्वागत करती हूँ यूपीएससी डायमंड क्लासेस में, जहाँ हम कर रहे हैं डेली एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप एक साथ दो चीज़ें प्रिपेयर करती हैं। एक आपका डेली एमसीक्यू हो जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सेकेंड, आप जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं वो यूपीएससी ने अपने प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे हैं। यहाँ से आप दो चीज़ें प्रिपेयर करती हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों को साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें। और आपको कैसा लगा चैट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपकी कोई क्योरी हो तो वहाँ पे आप हमें पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। आज का जो है डे है 19। अगर आपको इसके पहले वाले सारे वीडियोस चाहिए तो आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। और मैं कहूँगी कि आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। एक, आपका मॉक हो जाता है। सेकंड, आपकी पीवाईक्यू भी रेडी होती जाती है। मे बी यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकती है या प्रीवियस ईयर से कोई भी क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है। आज का जो ये सेशन है, आज हम कवर करेंगे इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नमेंट। ये बहुत ही आपको यूनिक होगा और आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो मिस ना करें सेशन। चलिए हम बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए, मुझे पता है कि आपकी टाइम बहुत कीमती है, क्योंकि बस कुछ महीनों बाद ही यूपीएससी के एग्ज़ाम हैं। तो आप ध्यान से अपने जवाब चैट बॉक्स में दीजिए, वीडियो पॉज करके, और लास्ट में बताइए कि आपके मैक्सिमम कितने आंसर सही हुए हैं। क्वेश्चन है जो यूपीएससी ने 2001 में पूछा है, इन व्हाट वे डज द इंडियन पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। किस वे में पार्लियामेंट ने बताया अपने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ए, थ्रू पार्लियामेंट्री कमेटी। बी, थ्रू कंसल्टेटिव कमिटी इन वेरियस मिनिस्ट्रीज। सी, बाय मेकिंग द एडमिनिस्ट्रेटर सेंड periodic report. D, by compelling the executive to issue writ। ये पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं। इसमें आप पॉलिटी जो एम लक्ष्मीकांत बताई जाती हैं, उन्हें अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो वहाँ से बहुत सारे आपके बेसिक क्लियर हो जाएंगे। बहुत ही सारे क्वेश्चन वहाँ से आपको पूछे जाते हैं, प्री और मेंस में दोनों के लिए। तो आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए और इसके जवाब दीजिए आप। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, थ्रू पार्लियामेंट्री कमेटी द इंडियन पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। जो इंडियन पार्लियामेंट है वो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कंट्रोल कर पाए, वो बताती है आपकी पार्लियामेंट्री कमेटी। आपकी मैं एक क्योरी सॉल्व कर दूं। कुछ बच्चे कुछ दिन पहले पूछें कि मैम हम आपको कैसे जुड़ सकते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पे हमारे नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सएप नंबर, आप वहाँ से हमसे जुड़ें। और दूसरी क्योरी है कि हमें यहाँ क्या मिलेगा, मतलब हम आपका कोर्स तो ज्वाइन करना चाहते हैं, बट हमें इसमें क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। तो मैं आपको क्लियर बता दूँ, यहाँ पे बेनिफिट्स ना सबके अकॉर्डिंग होगा। मतलब हम सभी को एक तराजू में नहीं तोड़ लेंगे कि हमारी एक कोर्स रनिंग हो रही है, आपने ज्वाइन किया तो ठीक है, नहीं ज्वाइन किया तो आप पीछे रह जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको पर्सनल मेंटर दिए जाएंगे आपके अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए किसी की तैयारी 50% है, किसी की तैयारी 90% है, उसके अकॉर्डिंग बताया जाएगा उन्हें। या कोई बेसिक है, मान लीजिए आपकी कोई फ्रेंड है जो स्टार्टिंग फेज़ में है, अब उनको यूपीएससी की तैयारी करनी है, कोई जिस भी फेस पे है वहाँ से ही उनकी तैयारी कराने की कोशिश की जाएगी, ताकि वो अपना बेस्ट दे पाए। एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है कि सबको एक ही तराजू में तोला जाता है, सबको सब कुछ एक ही चीज़ प्रोवाइड किया जाता है। बट हमारे यहाँ पे ये देखा जाता है कि पर्सनल मेंटर हो आपके, आप बेसिकली आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। सब अलग अलग होते हैं, सबकी तैयारी अलग अलग होती है। किसी को पॉलिटी स्ट्रांग होती है, किसी की हिस्ट्री स्ट्रांग होती है, किसी की ज्योग्राफी स्ट्रांग होती है। तो अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस वी प्रोवाइड यू अ पर्सनल मेंटर। उसके बाद वो आपकी सारी क्यूरीज़ को हल करेंगे, आपको पूरी टाइम टेबल सब कुछ आपको बना के देंगे। समझ लीजिए एक टाइप का आपका सीढ़ी होगा जिस पे आपको चढ़ना पड़ेगा। अगर आपको बुक्स चाहिए, एनसीईआरटी नहीं है आपके पास, तो हम एनसीईआरटी प्रोवाइड करेंगे। अगर आपके पास जो नहीं है हम उसे फिलअप करने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास सब कुछ है, नॉलेज नहीं है, तो हम नॉलेज गैप को दूर करेंगे।
मतलब आप समझ लीजिए ना कि आपकी यूपीएससी की तैयारी कुछ तो रह गई है लैक, उसको हम कंप्लीट करेंगे अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। वी प्रोवाइड यू अ लॉट ऑफ, मतलब सामग्री आप बोल सकते हैं, मटेरियल बोल सकते हैं, समझ रहे हैं। तो आप खुले दिल से हमारे कोर्स को ज्वाइन कीजिए, अपने फ्रेंड में या कोई आपके रिलेटिव्स हैं उन्हें बताएं ताकि वो परचेस कर पाएँ, उनकी फ्यूचर ब्राइट हो, आपकी फ्यूचर ब्राइट हो। आप किस जगह पे हैं वहाँ से हम आपकी तैयारी करवाते हैं। तो चलिए हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं, और जिन्हें भी जुड़ना रहे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और हमसे कांटेक्ट करें। यहाँ आपके अकॉर्डिंग हम सब आपको प्रोवाइड करते हैं, नोट्स दिए जाते हैं। आपके पास अगर बुक्स नहीं है तो हम स्टैंडर्ड बुक्स पीडीएफ के फॉर्म में देंगे। बाकी जो भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आपके लेवल से हम स्टार्ट करेंगे। हम ऐसा, मतलब मान लीजिए आप लास्ट ईयर में हैं तो आपको कुछ और चाहिए, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो वहाँ पे कुछ और पढ़ाने की ज़रूरत है, वहाँ पे क्या क्या ज़रूरत है उस हिसाब से हम आपके अकॉर्डिंग हम आपको पढ़ाएंगे, ताकि आप यूपीएससी क्रैक करके अपने सपनों को पा सकें। हमारा पूरा मोटिव यही रहेगा कि आप यूपीएससी क्लियर करें। अब उसके लिए आपने जो एफ़र्ट लगाए हैं और हम एक्स्ट्रा एफ़र्ट लगाएंगे ताकि आप वहाँ तक पहुँच जाएँ ईजी। अंडरस्टैंड। अगर आपकी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ तो हम प्रीलिम्स पे फोकस करेंगे, मेंस है, मतलब आपके अकॉर्डिंग हम आपकी तैयारी करवाएंगे। हमारे पास एक मैप है, बट अगर आप वीक हैं तो हम आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। आप चाहे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं, बिकॉज सबसे ईजी है सीखने का तरीका, आपको किसी को सिखाना चाहिए, शेयर करना चाहिए इस बातें। तो चलिए बताइए, आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए जो यूपीएससी ने 1997 में अपने प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ पंचशील? पंचशील का प्रिंसिपल कौन सा नहीं है? ए नन अलाइनमेंट, बी पीसफुल को एग्जिस्टेंस, सी म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी, डी म्यूचुअल नन इंटरफेरेंस इन ईच अदर इंटरनल अफेयर। तो इसमें कौन सा आंसर करेक्ट है बताइए, ए बी सी डी। उम्मीद करती हूँ आपने वीडियो पॉज करके चैट बॉक्स में आंसर दिए होंगे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नन अलाइनमेंट जो है ये पंचशील के प्रिंसिपल में नहीं आता है। 3 तो आपको प्रिंसिपल दिख रहे हैं, और आप चैट बॉक्स में बताएं कि 2 और कौन से पंचशील हैं। एक हो गया पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, दूसरा हो गया म्यूचुअल नन इंटरफेरेंस इन ईच अदर इंटरनल अफेयर, तीसरा हो गया म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी, और 2 है जिसके बारे में आपको चैट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने दिख रही है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। इस तरह से ये क्वेश्चन भले ही 1997 का है, बट ये आज के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप यूपीएससी के 2024 के क्वेश्चन पेपर को देखें प्रीलिम्स के, तो इस तरह के आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आसानी से। तो चलिए ये क्वेश्चन के आंसर दीजिए। क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। लिस्ट 1 में है फंक्शनरीज, लिस्ट 2 में है ओथ एंड अफर्मेशन। यहाँ पे आपको फंक्शनरीज का नाम दिया गया है और सेकंड में है कि वो क्या ओथ लेते हैं या क्या अफर्मेशन लेते हैं, मतलब मैं ये शपथ लेता हूँ, तो वो क्या शपथ लेते हैं। जैसे अभी आपने देखा है कि दिल्ली में शपथ ग्रहण हुआ, तो वो बोलते हैं ना कि मैं ये शपथ ले रहा हूँ कि मैं अच्छे से काम करूँगा। तो यहाँ पे है, आपको बताना है ऑप्शन ए बी सी डी में कौन से करेक्ट है। ए है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सी है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, डी है मिनिस्टर फॉर यूनियन। ए सेक्रेटरी ऑफ इंफॉर्मेशन, सेकेंड है फेथफुल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज़ कोड, 3 है फेथ एंड अलाइनमेंट एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 4 है अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। तो बताइए इसमें से बी है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो इसमें कौन सा आंसर होगा, ए बी सी डी। मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, यहाँ पे ए और सी में आपको 3 देखने को मिल रही है और बी में 4 देखने को मिल रही है, तो पहले आप 3 और 4 में जाएं।
इसमें से कौन सा हो सकता है? ए का, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, और फेथ एंड अलाइन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। तो 3 में हम आएंगे, ए या सी में से कोई हो सकता है। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से भी आप थोड़ा अपना दिमाग के घोड़ों को दौड़ाते हुए आंसर तक पहुंच सकते हैं। आपको अगर क्वेश्चन के आंसर नहीं आ रहे हैं तो स्ट्रेस ना लें, बेसिक्स बुक्स को उठाएं और क्लियर करें अपने कॉन्सेप्ट को, क्योंकि यूपीएससी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मतलब कॉन्सेप्चुअल आपसे पूछती है। वहाँ पे फैक्ट कम पूछे जाते हैं, बट फिर भी आप ध्यान रखें। चलिए, आप एक यूपीएससी टॉपर बनने वाले हैं, आईएएस अफसर बनने वाले हैं, आईपीएस बनने वाले हैं, फ्यूचर के आईआरएस बनने वाले हैं, तो आप थोड़ी स्माइल करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। घबराएं ना, क्योंकि आप एक ऑफिसर बनने वाले हैं। अगर ऑफिसर ही घबरा जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? बी स्माइल। चलिए बताइए, जो 1997 में यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे थे उस समय, बट यूपीएससी अभी भी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकती है, तो बी अलर्ट। क्वेश्चन है, इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन इंडिया every elected member of legislative assembly of a state shall have as many votes as there are multiple of 1000 in the quotient obtained by dividing the population of the state by the total number of elected member of the assembly. As at present 1997, the expression population here mean the population as assertion by the, जो यहाँ 1997 की जो पॉपुलेशन बताया जा रहा है, तो ये किस के अकॉर्डिंग है? ए 1991 सेंसस, या 1981 सेंसस, सी 1971 सेंसस, डी 1961 सेंसस। तो 1997 का है, तो ए होने का चांस हो सकता है, बट यहाँ किसकी बात कही गई है आप बताइए? यहाँ पे बात की गई है सी नंबर, 1971 की बात कही गई है। ओके, तब चलिए आगे बढ़ते हम। यहाँ पे 1980 की 81 की भी बात नहीं कही गई है, यहाँ पे सी की बात की गई है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जो यूपीएससी ने 1997 में पूछा है। इफ़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, अगर जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के वो अपर हाउस से बिलोंग करते हैं तो क्या होगा? ए, ही विल नॉट बी एबल टू वोट इन हिज फेवर इन द इवेंट ऑफ अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। बी, he will not be able to speak on the budget in the lower house. C, he can make statement only in upper house. D, he was to become a member of the lower house within 6 months after being sworn in. तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। और आप बताइए कि कौन से अपर हाउस के मिनिस्टर थे जो प्राइम मिनिस्टर बने? अभी आप देखेंगे मनमोहन सिंह जो थे वो अपर हाउस पार्लियामेंट के ही थे। तो यहाँ पे होगा ही विल नॉट बी एबल टू वोट इन द फेवर इन द इवेंट ऑफ अ नो कॉन्फिडेंस मोशन में वो भाग नहीं ले सकते। बाकी वो जो बी सी डी है वो सब में इन्वॉल्व हो सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। आप देख पा रहे हैं असर्शन और रीज़न। अभी यूपीएससी असर्शन और रीज़न की जहाँ पे स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 करके क्वेश्चन पूछती है, तो आपको इस क्वेश्चन को वैसे ही देखना है कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 करके, बिकॉज यूपीएससी के लिए आपको सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाती है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 1 लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर लेबल्ड एज रीज़न। यहाँ पे बताया गया है कि असर्शन और रीज़न के क्वेश्चन से आपको आंसर बताना है। असर्शन है द वर्ड माइनॉरिटी इज़ नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। रीज़न है द मिनिस्ट्रीज कमीशंस इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो इसके करेक्ट आंसर क्या है? जो यूपीएससी ने 1996 में क्वेश्चन पूछे हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम में, जो आज के लिए भी रिलेवेंट है, क्योंकि माइनॉरिटी की बात हर इलेक्शन में की जाती है, हर जगह आपको सुनने को मिलेगी। ए
ऑप्शन है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बी बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है आप बताएं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोनों ही सही हैं बट जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अंडरस्टैंड। तब चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ मनी बिल इज़ नॉट करेक्ट। मनी बिल के बारे में 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना कि इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। 2020 मतलब 2000 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ए मनी बिल कैन बी टेबल्ड इन आइदर हाउस इन पार्लियामेंट, बी द स्पीकर ऑफ लोक सभा इज द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट, सी द राज्य सभा मस्ट रिटर्न अ मनी बिल पास्ड बाई द लोक सभा एंड सेंड इट फॉर कंसिडरेशन विद इन 14 days, डी द प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न अ मनी बिल टू द लोक सभा फॉर रिकन्सिडरेशन। यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और आंसर बताएं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज यहाँ पे पूछा गया है नॉट करेक्ट। मनी बिल के बारे में क्या करेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे बी सी डी मनी बिल के बारे में करेक्ट ऑप्शन है और सिर्फ ए है जो मनी बिल के बारे में गलत सेंटेंस है। अब मनी बिल कैन बी टेबल इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि मनी बिल पहले लोकसभा में ही टेबल किया जाता है, तब जाके वो अपर हाउस में किया जाता है। यहाँ पे बोला किसी भी हाउस में कर सकते, तो ये सेंटेंस गलत होती है। बाकी बी सी डी ऑप्शन सही है। अगर आपको नहीं पता तो आप नोट कर लीजिए, यूपीएससी कल पूछ सकती है कि इसमें से कौन से करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन ए बी सी डी या ऑल एबव, इस तरह से आप इसे तैयार कर लें। मनी बिल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है यूपीएससी के लिए क्योंकि ये बजट से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है जो यूपीएससी ने 2001 में पूछे थे अपने प्रीलिम्स एग्जाम में। चैट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस तुरंत मिल जाए और आपका टाइम भी बचे। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज़ इज़ नॉट परफॉर्म्ड बाय कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग के अकॉर्डिंग बताइए आप आंसर। ए टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द consolidated fund of India, B to audit and report on all expenditure from the contingency fund and public account, C to audit and report on all trading, manufacturing, profit and loss account, D to control the receipt and issue of public money and to ensure that the public revenue is logged in the exchequer। तो इसमें कौन सा कैग के बारे में सेंटेंस है? कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें कहा गया है कि इसमें से कौन सा काम या ड्यूटी कैग नहीं करती है। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का काम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, ये काम ऑडिटर जनरल का नहीं है, बट ए बी सी जो काम है ये ऑडिटर जनरल का है। तो आपको पता था तो अच्छी बात है। अगर आपके आंसर गलत हो गए हैं तो यूपीएससी प्रीलिम्स के नाम से एक नोट्स बनाएं, वहाँ पे अपने सारे डाउट्स लिखते चले जाएं या जितने क्वेश्चन गलत हुए हैं आप शॉर्ट्स नोट में लिखते चले जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है जो यूपीएससी ने अपने 2000 में पूछे थे प्रीलिम्स एग्ज़ाम में। क्वेश्चन है consider the following functionaries, their correct sequence in order of precedence is 1 cabinet secretary, 2 chief election commissioner, 3 union cabinet minister, 4 chief justice of India। A 3 4 2 1, B 4 3 2 1 1 2,
सी 4 3 2 1, डी 3 4 1 2। इसमें से कौन से आंसर करेक्ट हैं? यहाँ पे आपको करेक्ट सीक्वेंस में बताना है। बताइए ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंसीज, सबसे पहले इम्पोर्टेंस कौन सा है, मतलब कैसे वो ऑर्डर में जा रही हैं। 3 4 में से कोई होना चाहिए। यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री ऊपर होती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऊपर होती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, देखिए कौन सा आंसर सही होता है। ऑप्शन नंबर 4, पहले होगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री, देन चीफ इलेक्शन कमिश्नर, देन कैबिनेट सेक्रेटरी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है द स्टेट विच हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब इन द लोकसभा। लोकसभा में सबसे ज़्यादा किस स्टेट्स के सीट रहते हैं? 2000 में यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम में पूछी थी, तो ये दोबारा भी पूछा जा सकता है। एक बार आप फिर से सर्च करें कि अभी भी यही ट्रू है या कोई और भी स्टेट हो सकता है। तो चलिए, ए बिहार, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो लोकसभा में सीट होते हैं वो शेड्यूल ट्राइब्स के होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज़। ए विद द कंसेंट ऑफ ऑल द स्टेट, बी विद द कंसेंट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ स्टेट, सी विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट कंसर्न, डी विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट। अगर पार्लियामेंट जो है होल या पूरा पार्ट ऑफ इंडिया के ऊपर कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को लागू करना रहे तो कैसे करती है? कंसेंट ले करके या बिना कंसेंट करके? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट। क्योंकि ये इंटरनेशनल ट्रीटीज़ है, तो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को पूरे स्टेट में लागू कर दिया जाएगा, क्योंकि ये ट्रीटीज़ की बात है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फाइनेंस कमीशन इन इंडिया इज़। ये क्वेश्चन 2000 यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में पूछा गया है, बट ये क्वेश्चन अभी भी इम्पोर्टेंस है, बिकॉज एवरी ईयर बजट आते हैं, एवरी ईयर सर्वे आता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो कि फैक्चुअल नहीं है बट कॉन्सेप्चुअल है। तो बताइए आंसर क्या होगा? ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, बी प्रिपेयर द एनुअल बजट, सी एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन फाइनेंशियल मैटर, डी एलोकेट फंड टू वेरियस मिनिस्ट्री ऑफ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे प्राइमरी फंक्शन क्या है फाइनेंस कमीशन का? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? आशा करती हूँ वीडियो पॉज करके अपने चैट बॉक्स में अपने आंसर जरूर दिए होंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन फाइनेंशियल मैटर के ऊपर। फाइनेंस कमीशन का यही मेन रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। एजी के बारे में बताना है, जो यूपीएससी ने अपने 2000 में प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे हैं। ए ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, B. He must have the same qualification as the required for a judge of the Supreme Court. 3. He must be a member of either House of Parliament. 4. He can be removed by impeachment by Parliament. अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में आपको बताना है। Which of these statements are correct? A. 1 and 2, B. 1 and 3, C. 2, 3 and 4, D. 3 and 4। मतलब इसमें चारों स्टेटमेंट तो करेक्ट नहीं है, ये आपको ऑप्शन से पता चल गया। तो अब इसमें आप बताइए कि इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है, ए बी सी डी। तो चलिए बताइए इसका आंसर, पॉज करके आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
सेकेंड है ही मस्ट हैव द सेम क्वालिफिकेशन एज रिक्वायर्ड फॉर द जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट। सेम उनके पास डिग्री होनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए होनी चाहिए। बाकी जो 3 और 4 है वो रॉन्ग है, क्योंकि उनका मेंबर होना ज़रूरी नहीं है कि वो किसी भी हाउस का मेंबर हों, और पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग भी इनकी इम्पीचमेंट नहीं हो सकती। इसको आप जाके देखिए कि इनके रिमूवल की प्रोसेस क्या है, क्योंकि एक बार आप अगर देख लेंगे वहाँ पे तो आप पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो यूपीएससी ने 2000 में पूछा था। द स्पीकर कैन आस्क अ मेंबर ऑफ द हाउस टू स्टॉप स्पीकिंग एंड लेट अनदर मेंबर स्पीक। दिस फिनोमेना इज़ नोन एज। स्पीकर जब किसी मेंबर जो हाउस ऑफ मेंबर है उनको बोलते हैं आप चुप रहिए, किसी और को बोलने दीजिए, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ए डीकोरम, बी क्रॉसिंग द फ्लोर, सी इंटरपेलेशन, डी इल्डिंग द फ्लोर। तो इससे क्या कहेंगे? मतलब देखिए ये सिंपल सा एक आपको दिख रहा होगा कि स्पीकर ने एक मेंबर ऑफ हाउस को कहा कि आप चुप हो जाइए, दूसरे को बोलने दीजिए, तो इससे भी एक नाम दिया गया है जिसे हम इग्नोर कर देते हैं। हम बहुत सारे मोशंस पढ़ते हैं, बहुत सारे रूल रेगुलेशन पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम पढ़ते पढ़ते कुछ छोटी छोटी बातें हम भूल जाते हैं। तो बताइए इसे क्या कहते हैं? डिकोरम कहते हैं, ABCD, इसमें से आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एल्डिंग द फ्लोर, किसी और को फ्लोर को देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है जो यूपीएससी ने 2001 में अपने प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज डज द स्टेट गवर्नमेंट नॉट हैव कंट्रोल ओवर इट्स लोकल बॉडीज? जो स्टेट गवर्नमेंट है नॉट हैव कंट्रोल ओवर इट्स लोकल बॉडीज। ए सिटीजन्स ग्रीवांस, बी फाइनेंशियल मैटर, सी लेजिस्लेशन, डी पर्सनल मैटर। किस मतलब लोकल बॉडीज़ के किस एरिया पे उनका कंट्रोल नहीं होता स्टेट गवर्नमेंट का? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिटीजन ग्रीवांसेस के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट का लोकल बॉडीज़ पे नहीं रहता है कंट्रोल। आपको आंसर मिल चुका होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमारे कोर्सेज़ को परचेस करना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे जुड़ें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, आप ज़रूर हमसे जुड़ें ताकि आप अपने सपनों को पूरा कर पाएँ। चलिए आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।